सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं लगातार आपके लिए डेली क्लासेस लेकर के आ रहा हूं, आपकी गणित की तैयारी को बेहतर करा रहा हूं, जिससे आप मैथ में देखिए पूरे के पूरे नंबर पक्के होते हैं। आप जो इसमें 30 में 30 पूरा सही करके आ सकते हो। पेडागोजी के एक दो क्वेश्चन छोड़ दो तो 28 नंबर तो आप लेकर के ही आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप गणित में लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जो आपको आज कठिन लग रहा है वह आसान लगने लगेगा, और आपका जो आज ज्यादा समय में होता है वह कम समय में चीजें होने लगेंगी और आप बेहतर स्कोर करके आएंगे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी जो हमारे भाई बहन हैं वो जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। तो अधिक से अधिक सभी जगह शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में, और अपने खास मित्रों में शेयर कर दीजिए। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए पहला प्रश्न है, एक अभाज्य संख्या होती है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक संयुक्त संख्या या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अभाज्य संख्याएं क्या हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो अब देखिए 2 क्या है, सम संख्या है, 3 क्या है, विषम संख्या है। और इस तरीके से हम डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ सम संख्या अभाज्य संख्या होती, क्योंकि कई सारी सम संख्या है। यहाँ पे 2 आप देख रहे हैं अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से कुछ विषम संख्याएं जैसे 9 है, ये एक भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से, और संयुक्त संख्या भी इसी तरीके से। तो कुछ केवल डिफिनीशन अभाज्य संख्या का यही है कि वह या तो खुद से या तो 1 से कटती है, बाकी किसी और से नहीं कटती है। तो ये तीनों ही गलत है, और यहाँ पे ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यह सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल है। यहाँ पे देखिए भाषा को समझिएगा, बोला जा रहा है कि 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज, सबसे छोटा यानी कि लघुत्तम लोवेस्ट, और सार्वगुणज का मतलब हो जाएगा मल्टीपल, ठीक है, समापवर्तक। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इसका लासा निकालना है, और तथा इन्हीं संख्याओं का सबसे बड़े सार्वगुणनखंड यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा, फिर इन्हीं संख्याओं का मासा भी निकाल लेना है। 30, 36 और 42 का मासा भी निकाल लेना है, और इसके लासा और मासा जब हम निकाल लेंगे तो इन लासा और मासा का गुणनफल हमको बताना है। ठीक है, यही इतना करना है। तो चलिए देखते हैं, 30, 36 और 42 का लासा निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 21। अब देखिए 2 से जाएगा अभी भी, तो 15, 9, 21। फिर अब देखिए 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7। अब देखिए 3, 5, 7, इन तीनों को भी पूरा पूरा काटना पड़ेगा। लासा में हम सब कुछ लिखते हैं, तो लासा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, फिर एक बार 3 जाएगा, फिर एक बार 5 जाएगा, और एक बार 7 जाएगा। ठीक, गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 त्रिक 36, 36 पच्चे 180, 180 का गुणा होगा 7 में, तो ये आ जाएगा 1260। ठीक, तो इस तरीके से लासा कितना आ गया, 1260। अब देखिए मासा निकालते समय जो कॉमन चीजें होती हैं वही हम लोग लेते हैं। ठीक है, कॉमन चीजें जो होती हैं वही केवल रखी जाती हैं। तो इसमें जैसे इसी तरीके से मासा भी हम निकालते हैं, लेकिन जब सभी संख्याएं कट रही हो तभी भाग दिया जाता है और उन्हीं संख्याओं को लिखा जाता है। जैसे देखिए 2 से सब में भाग जा रहा है तो 2 से सब में भाग देंगे। अब देखिए 2 से सब में भाग नहीं जा रहा है तो 2 से नहीं देंगे, देखेंगे 3 से जा रहा है तो 3 से देंगे। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। अब देखिए इसके बाद भाग नहीं जा रहा है, किसी भी एक कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सबको काट रही हो, तो अब हम काटना छोड़ देंगे और 2 गुणे 3 यही क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो मासा कितना आ जाएगा, 6, मासा आ गया 6। अब लासा और मासा का गुणनफल जो है वह पूछा है, तो 1260 गुणे 6 कर लीजिए, यही जो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। 6 चौक 36 के 6, ये 0, ये 6 हो गया, और हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल लगा 1, 6 का नम 6, 7, 7500
60 जो आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 7560, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, 2 सही 1/4 धन 3/4 का मान। तो 2 सही 1/4 धन 3/4। अब देखिए इसको कितना लिखा जा सकता है। 2 सही 1/4, 4 का गुणा 2 में होगा 8 और 1 जुड़ जाएगा 9, 9/4 धन 3/4। अब इसको जोड़िए, देखिए हर बराबर है तो दोनों पट्टे में 4 और 9 धन 3 हो जाएगा 12 और 4 से 12 कट जाएगा 3। तो कितना वैल्यू आ जाएगा 3। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। यदि x का मान y से 25% कम है तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है। यदि x का मान y से 25% कम हो तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है। बोल रहा है कि जो x का मान है वह y के मान से 25% कम है, तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। अब मान लेते हैं हम लोग y का जो मान है, माना y का मान 100 या 100 के फॉर्म में ही 100 इंटू a, आप कुछ भी मान लेते हैं, हम सीधे सीधे 100 मान लेते हैं, कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। अब देखिए y का मान हमने 100 मान लिया, तो x का मान जो है, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा y के मान से 25% कम। y का मान कितना है, 100 से 25% कम, 100 से 25% कम, यानी कि 100 माइनस 25/100। देखिए 100 से 100 कट जाएगा और ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 75। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75। x का मान कितना हो गया, 75। अब बोल रहा है तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है। y का मान x से कितना अधिक है, पहले ये हम लोग निकाल लेते हैं। अधिक कितना है, y का मान x से कितना अधिक है, तो y का मान 100 है, x का मान है 75, तो ये है 25 अधिक है। ठीक, अब प्रतिशत हमको बताना है कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25 और बटे में आएगा, तुलना किसकी हो रही है, तो y का मान x से तुलना हो रही है, तो x का मान बटे में लिखा जाएगा और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 और प्रतिशत चिन्ह। ठीक है, अब 25 से काटिए 75 को, 3 बार में कट जाएगा और 100/3%, यह जो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 5 है, 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, दोनों कोण होंगे। अब देखिए 2 कोटि पूरक कोण, यानी कि कोटि पूरक कोण कौन से होते हैं, जिनका जो योग होता है वह 90 अंश होता है। मान लेते हैं एक कोण x है और दूसरा कोण जो है वह y है, जो दोनों कोणों का योग होगा वह कितना होगा, 90 अंश का होगा। ठीक, अब बोल रहा है कि दोनों कोटि पूरक कोणों का जो अंतर है वह कितना है, 40 अंश का है। ठीक, तो अब कुछ नहीं करना, आपको इन्हीं दोनों को जोड़ लीजिए। जब दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x और y माइनस y जुड़ेगा 0 हो जाएगा, और ये 90 और 40 जुड़ेगा तो 130, और x बराबर कितना आ जाएगा, 65 अंश, और y बराबर x का मान किसी एक में रख दीजिए तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 90 माइनस 65, यानी कि 25 अंश। तो 25 अंश और 65 अंश, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है यह बताना है। कौन सा सही नहीं है, 1 और आधा दर्जन। 1 और आधा दर्जन का मतलब क्या होता है, 1.5 दर्जन में कितने केले होंगे, 18 केले होंगे। 18 होगा, चाहे केले हों या कोई और चीज हो, तो ये हो जाएगा 1.5 दर्जन में 18, और 1 मिलीलीटर में कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर, ये भी सही लिखा हुआ है। और 3 लीटर 30 मिलीलीटर, 3 लीटर और 30 मिलीलीटर में 330 मिलीलीटर नहीं होता, 3 लीटर में होता है 3000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 3 लीटर और 30 मिलीलीटर में होगा 3030 मिलीलीटर, ये आएगा। ठीक है, तो ये गलत है और गलत ऑप्शन ही हमको चूज करना था, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 पैसा जो होता है 0.01 रुपए के बराबर होता है, ये भी सही दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है यह यहाँ पे इसमें जो लिखा गया है वह सही नहीं है, तो इसीलिए
यही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है स्टेटमेंट इसमें, तो सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही नहीं है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, एक आयताकार खेत का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 50 मीटर और 150 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। आयताकार खेत दिया गया है और उसका परिमाप और क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक, आयताकार खेत का परिमाप यानी कि अगर आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई L और B हम लोग माने, तो परिमाप जो हो जाएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना दिया गया है 50, ये दिया गया है, यानी कि लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 25। ठीक, ये पहला समीकरण हमको मिल जाएगा। और दूसरा जो दिया गया है यहाँ पे, जो आयत का क्षेत्रफल है वह 150 मीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिया गया है 150 दिया गया है। ठीक, तो अब इसी दोनों समीकरण में इन ऑप्शंस की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, आपको जो है उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए, अगर लंबाई 30 हुई और चौड़ाई जो 5 हुई, तो L प्लस B की वैल्यू कितनी आएगी 35 आएगी। तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा, इसी तरीके से ये भी गलत हो जाएगा। और 15 और 10 आप रखेंगे तो लंबाई धन चौड़ाई 25 आ जाएगी, और लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही आ जाएगा। और इसे आप आगे सॉल्व करके भी ला सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आपको समय बचाना होता है, तो आप जल्दी से पुट करके भी देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही सटीक बैठ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर L और B की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सबसे पहले आप L माइनस बी की वैल्यू निकाल लीजिए। और L माइनस बी की वैल्यू निकालने के लिए L माइनस बी का जो होल स्क्वायर हो जाएगा वह हो जाएगा L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB। अब यहाँ पे देखिए, सभी L माइनस बी बस आपको नहीं पता है, इधर आपको सब पता है। तो यहाँ से L माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी, और L माइनस बी की जो वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ समीकरण 1 से जोड़ दीजिएगा, आपको किसी एक की L या B की वैल्यू मिल जाएगी, L की वैल्यू मिल जाएगी, फिर B की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकाल के आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यही वैल्यू आ रही है या नहीं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, एक घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेमी है। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। इन घनों की संख्या जो इसमें पैक नहीं हो पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक घनाभ की बात हो रही है, एक घनाभ की बात हो रही है। इस तरीके से समझिए, एक घनाभ है, इसके बाद यहाँ पे एक घन है। देखिए, इस तरीके से एक घनाभाकार बक्सा है जिसका जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो है वह दिया गया है। ठीक, और एक घन है जिसकी भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर, और एक बक्सा है जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का, जिसकी एक घन और है जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रश्न को आप समझिए कि एक घनाभाकार बक्सा है और एक घन के आकार का बक्सा है, और तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ बस आयतन का खेल है, आपको देख लेना है कि इसका पहले का आयतन कितना है और इसका आयतन कितना है। और इसका आयतन तो आपको पता ही है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। मतलब कि बिल्कुल जितना ही आयतन आएगा उतने ही ये क्यूब वाले जो बक्से हैं, ये जो छोटा घन है, इसको इसमें भर सकते हैं। अब देखिए, इसका आयतन निकालेंगे तो 11 गुणे 13 गुणे जो घनाभ है इस बक्से का आयतन निकालेंगे तो 11 गुणे 13 गुणे 9 करेंगे, और ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1287। और इसके बाद इसका आयतन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12 का आता है 1728। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों में जगह कितनी है, इन दोनों का आयतन मिला के कितनी जगह है, तो कुल आयतन कितना है आप जोड़ेंगे 1287 धन 1728, तो ये आ जाएगा 3015 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि हमारे पास जगह है 3015 सेंटीमीटर क्यूब,
और 3060 घन पैक करने के लिए कितनी सेंटीमीटर क्यूब जगह चाहिए होगी? एक घन को चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 3060 घनों को चाहिए होगी 3060 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो कितनी जगह कम पड़ रही है ये निकालने के लिए 3060 में से 3015 घटा देंगे तो आ जाएगा 45। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा 45 घनों की जो संख्या है इसमें पैक नहीं की जा सकती है इन दोनों बक्सों में। यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9 है, रेनू अपने 9 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पे टाइलें लगाना चाहती हैं। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लगाई जाएं। अब देखिए रेनू एक कमरे में, इसके कमरे का साइज है 9 मीटर गुणे 7 मीटर, बहुत ही बड़ा कमरा है और ये हॉल है, कमरा ही नहीं है। तो 9 मीटर गुणे 7 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए, सब उत्तर जो है वह आपका टाइलों की जो साइज है वह सेंटीमीटर में है। तो पहले तो आप इसे सेंटीमीटर में कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 900 गुणे 700। 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर होगा, तो 900 गुणे 700 इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए अगर टाइलें काटनी छाटनी नहीं है तो 900 को और 700 को, ये जो टाइलों की साइज है इन्हीं के गुणज के रूप में होना पड़ेगा। ठीक है, अगर 900 और 700 जो है वह इन जो संख्या है जो टाइल की साइज है इसके गुणज के रूप में होंगे तो कहीं काटना नहीं पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन को देखिए आप, जिसमें लिखा है 40 गुणे 65, 40 गुणे 65 लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे 40 गुणे 65 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 900 गुणे 700 पूरा पूरा नहीं कट रहा है। इन ऑप्शंस में आप ध्यान से देखोगे तो 35 गुणे 45, 35 गुणे 45 की जो टाइल है, या 45 गुणे 35 भी कह सकते हैं इसे, तो 35 से देखिए 70 कट जाएगा 2 बार में, 700 कट जाएगा 20 बार में, और 45 से 900 कट जाएगा 20 बार में। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट रहा है 35 बाई 45 वाले टाइल से। तो यही जो टाइल्स होगी इसे काटना छाटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल सटीक जो है नंबर्स बैठ जा रहे हैं, पूरा पूरा जो ये गुणज है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सटीक बैठेगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? देखिए प्राथमिक प्राइमरी लेवल पे बच्चों को 1 से 5 तक गणित की कौन सी पुस्तक रहे, उसकी क्या विशेषता रहे कि उसको हम अच्छी पुस्तक कहेंगे। तो उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, या उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथा तथ्य अभ्यास किया जा सके, या वह आकर्षक या रंगीन होनी चाहिए और रंगीन होनी चाहिए, या वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो जो किताब की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि बच्चे सीख पाए, उसमें अवधारणाओं का जो परिचय है संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। मतलब कि कोई चीज अगर समझा रहा है बुक बच्चों को तो उससे जुड़ी हुई चीजें बताई जानी चाहिए जिससे बच्चे अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, ये सबसे सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 11 है, भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटे में दिए गए कालमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। अब देखिए शिक्षक ने पहले कक्षा में भाग कैसे दिया जाता है और भाग के विषय में सारी चीजें पढ़ा दी हैं क्लास में, और उसके बाद उन्होंने गणितीय दीवार का निर्माण किया है। यहाँ पे उन्होंने बच्चों का नाम लिख दिया है और बच्चों से कोई 2 चीजें, भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने को उन्होंने कहा है। तो यह गतिविधि में शिक्षक की सहायता कर सकती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है यह गतिविधि शिक्षक जब करा रहे हैं तो यह गतिविधि शिक्षक को किस तरीके से सहायता प्रदान कर सकती है। तो देखिए ऑप्शंस, अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने में,
प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने में, शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या का रिकॉर्ड रखने में, शोर मुक्त कक्षा कक्ष वातावरण बनाने में। तो यह जो एक्टिविटी है यह किस चीज में मदद कर रही है? यह एक्टिविटी जो है दोस्तों वह प्रत्येक बच्चे को मौका दे रही है कि वह जो सीखा है उन्होंने उससे जुड़ी हुई चीजें लिख पाए और एक दूसरे से भी सीख पाए। ठीक है, यह टीचर का काम रहता है कि क्लास को इंगेज रखे, क्लास में सभी एक दूसरे से सीखें, तो वह यहाँ पे चीजें हो रही हैं। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 12 है, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद चरण पर है। अब देखिए, राशिद जो है वह कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यह उसे समझने में कठिनाई होती है। तो वह किस स्तर पे है यह पूछ रहा है। तो वह किस स्तर पे है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी गतिक अवस्था। तो वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं, दिल्ली में 127 स्टॉप अधिक हैं। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र उपयुक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखे। तो देखिए यहाँ पे छात्र ने 136 इस तरीके से दिखा दिया है मुंबई के स्टॉप, और 136 फिर दिखा दिया है, और उसके बाद जो ज्यादा है संख्या 127 उसको दिखाया है। तो मुंबई दिल्ली इस तरीके से दोनों दिखा दिया है। छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। छात्र संख्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है और उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई है, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वह है छात्र समस्या को समझने में और उसके विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे ने बहुत अच्छे ढंग से सवाल को हल किया, कक्षा 4 के बच्चे ने। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3 धन 2/5 को जोड़ा है बच्चे ने 4/10। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। अब ये गलतियां बच्चों से आम तौर पे हो रही हैं कि बच्चे भिन्न को गलत जोड़ रहे हैं। तो क्या उपचारात्मक कार्य यहाँ पे किया जाएगा टीचर द्वारा? असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना, या विद्यार्थी को मेहनत करने की सलाह देना, या भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास कराना, या हर के लघुत्तम समापवर्त की संकल्पना को स्पष्ट करना, या समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना। तो यहाँ पे जो सबसे उचित कार्य होगा वह होगा असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक रूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। अब चित्रात्मक रूप से भिन्नों का योग आप सिखा रहे हैं बच्चे को, तो वह जब इमेजिन कर पाएगा, जब उसके दिमाग में कोई छवि बनेगी, वह देखेगा तो वह अच्छे ढंग से समझ पाएगा, और जब उसके बाद अभ्यास करेगा तो वह गलती नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 15, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर पे बच्चे को लंबाई क्या होती है, लंबाई को कैसे मापते हैं, यह सिखाना है। तो सबसे पहले क्या
किस स्टेप में आप सिखाएंगे? तो देखिए, पहले लंबाई, विभिन्न विभिन्न लंबाइयों की आप तुलना करा सकते हैं। उसके बाद आप प्रमाणिक मापों का उपयोग करने के लिए कह सकते हैं, जैसे यह जो कमरा है यह 10 कदम लंबा है, कदम से चल के आप बता सकते हैं, या उंगली से नापने को बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें अप्रमाणिक माप होती हैं। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग कर सकते हैं और प्रमाणिक इकाइयों को विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल सटीक क्रम में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। सबसे पहले आप तुलना करके एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चे को समझाओगे लंबाई क्या है, उसके बाद अप्रमाणिक मापों से तुलना करना सिखाओगे। अप्रमाणिक माप में जैसे कदम हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गई, 1 कदम 2 कदम, ये अप्रमाणिक माप है। इसके बाद प्रमाणिक माप जैसे सेंटीमीटर, मीटर, ये सब प्रमाणिक माप हो गया। फिर इकाइयों को विकसित करना, जैसे विभिन्न विभिन्न इकाइयां हैं मापने की, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सारी चीजें। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग विद्यार्थी की सहायता नहीं करता है। किस चीज में नहीं करता है? बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, गणना में परिशुद्ध प्राप्त करने में, स्थानीय मान की महत्ता को समझने में। तो सबसे जो यहाँ पे अबेकस जिस चीज में मदद नहीं करता है, विद्यार्थियों की सहायता जिस चीज में नहीं करता है, वह जो शब्दों में दी गई संख्याएं हैं, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखना। कहीं पे संख्या में लिख दिया गया है 10, तो यह किस तरीके से लिखना है संख्या में 10, यह अबेकस के द्वारा नहीं बताया जाता है। इसमें अबेकस कोई सहायता नहीं करता। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थी को फीडबैक देना है। किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह विद्यार्थी को फीडबैक देना होता है। फीडबैक मतलब कि वह कैसा परफॉर्म कर रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन में, निदानात्मक मूल्यांकन में, या सारांशात्मक मूल्यांकन में, या भविष्यात्मक मूल्यांकन में। तो होता है निदानात्मक मूल्यांकन में। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल किस ओर संकेत करता है? उच्च स्तरीय मांग क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पे आधारित है, या निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है, या निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पे आधारित है, या उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पे आधारित है। तो देखिए 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखने के लिए बच्चे को बस निम्न स्तरीय यह मांग कार्य है क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता है। इसी के समतुल्य भिन्न लिखने के लिए क्या, किसी भी संख्या से ऊपर नीचे दोनों गुणा कर देंगे तो उसी के समतुल्य भिन्न मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, विद्यार्थियों के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोण को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वैन हिले के विचार के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पे है? विश्लेषणात्मक स्तर पे, अनौपचारिक निगमन स्तर पे, निगमन स्तर पे, या चाक्षुषीकरण के स्तर पे है। तो यहाँ पे जो बच्चा है वह विश्लेषणात्मक स्तर पे है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 20 है, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना, और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उसका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए देखिए, समान निपुणता के साथ अंकगणितीय और ज्यामितीय समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता, या परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने
और सभी चरणों को लिखने की योग्यता, या ऑप्शन डी समान प्रकरण के विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाधान करने की योग्यता। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वह है एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। तो गणित में लचीलेपन का मतलब यही होता है, ठीक है, कि एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए किसी एक खास समस्या का समाधान करने की जो योग्यता होती है उसी को हम लोग गणित में लचीलेपन की ओर संकेत करना कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छे से आप सभी प्रश्नों को समझ पाए होंगे और सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइए। और अभी तक इस क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अपने खास मित्रों में आपको इस वीडियो को शेयर करना है। कम से कम 5 मित्रों में जो आपके सबसे घनिष्ठ मित्र हों उनको आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसी तरीके से लाभ उठा पाएं, आसान भाषा में सभी गणित के प्रश्नों को हल कर पाएं और अच्छे ढंग से सब कुछ समझ पाएं। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल बेल आइकन है उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी जो नोटिफिकेशंस हैं वह आपको मिल पाए। इसी तरह आप चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। और आपको अगर कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस अभी आपका पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको लगता है कि मुझे हर चैप्टर वाइज पढ़ने की आवश्यकता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हर विषय हमने पढ़ाया है लगभग, आपको क्लासेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़िए और लाभ उठाइए। उम्मीद है इसी तरीके से आप रोज शाम को 7 बजे और 8 बजे हमसे जुड़ते रहेंगे और क्लासेस का लाभ उठाते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।